कक्षा 7 के विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमने इसके पहले की वीडियो में देखा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो स्वाद में कसैले होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। आज हम देखेंगे कि उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होती है और उसका उपयोग क्या है दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उदासीनीकरण अपक्रिया में नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं, और लवण अम्लीय या क्षारीय उदासीन भी हो सकता है। और उदासीनीकरण प्रक्रिया की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या परिभाषा देंगे अब? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और पानी बनता है। समीकरण इसका देखेंगे, अम्ल और क्षार जब इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें लवण और पानी मिलता है, साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है। इसका समीकरण देखें अगर हम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड पानी मिलता है और ऊष्मा मुक्त होती है। और बुझे चूने के पानी में तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो अभिक्रिया का मिश्रण कैसा हो जाएगा, गर्म या ठंडा, वो सोचिए। आगे चलते हैं और देखेंगे कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सबसे पहले देखें, अपाचन। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और ये क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन आमाशय से अम्ल की आवश्यकता से अधिक अगर मात्रा में अगर एसिड निकल जाए तो हमें अपाचन हो जाता है और कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, जिसे आप एसिडिटी भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो एसिडिटी से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करता है, अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। दूसरा अगर देखें तो चींटी के डंक में जब चींटी काटती है तो त्वचा में क्या करती है, अम्लीय द्रव डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का अगर हम देखें विद्यार्थी मित्रों तो हम इस समय देख रहे हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण क्या क्या हैं। तो अपाचन में यानी एसिडिटी के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, और जब हमें चींटी काटती है तो वो त्वचा में एक अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव से को नमी युक्त खाने यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। और उसके बाद आता है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। तो यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो जो पौधों की वृद्धि होनी चाहिए वो होती नहीं है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होगी तो उसके बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एक तो बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, और एक है बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। और यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं
जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। यानी ज़्यादा अम्लीय हो तो बिना बुझा चूना अथवा बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है, और ज़्यादा क्षारकीय हो तो उसमें कंपोस्ट खाद मिलाई जाती है। और अगला देखेंगे कारखानों का अपशिष्ट। अनेक जो कारखाने होते हैं उनके कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं, ये हम जानते ही हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलों या नदियों में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि नदी के पानी का जो pH मान है वो एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए। अतः कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों एवं नदियों में विसर्जित करने से पहले उसे क्या किया जाता है, क्षारकीय पदार्थों को मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमने देखा कि उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या है और दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से उदाहरण हैं? अपाचयन, चींटी का डंक, मृदा उपचार और कारखानों का अपशिष्ट, ये कुछ उदासीनीकरण अपक्रिया के उदाहरण हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आप समझ गए होंगे, और अगर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।